नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए भक्तिन पाठ के बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं उनको लेकर आई हूँ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप इन प्रश्नों को अपने आप से ज़रूर पढ़ के जाइए। इन प्रश्नों को अच्छे से याद कीजिए। ठीक है। पहला प्रश्न है जैसे भक्तिन पाठ का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। ठीक है। दूसरा है भक्तिन का स्वभाव कैसा था। भक्तिन की भाषा शैली का वर्णन कीजिए। पाठ में ग्रामीण जीवन का चित्रण कैसे हुआ है। लेखिका भक्तिन से क्यों प्रभावित थी। ठीक है। अब जो ये प्रश्न है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो मैंने इस कुछ प्रश्न के हैं नीचे उत्तर सहित दिए हैं। जैसे भक्तिन पाठ का चरित्र चित्रण कीजिए। अब उत्तर है भक्तिन एक सरल, निष्ठावान, कर्मठ और समर्पित स्त्री है। वह लेखिका के प्रति अत्यंत श्रद्धा और भक्तिभाव रखती है। उसका स्वभाव सेवाभावी और ईमानदार है। वह कठिन परिस्थितियों में भी अपना कर्तव्य पूरी लगन से निभाती है। उसकी भाषा ग्रामीण है परंतु हृदय अत्यंत पवित्र है। भक्तिन की सबसे बड़ी विशेषता उसकी अटूट निष्ठा और सच्चा प्रेम है। वह स्वार्थ रहित सेवा का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करती है। तो हमें जो भक्तिन है ना उसके इसमें क्या है, उसका चरित्र चित्रण किया गया है। तो अगर उसकी विशेषताएं पूछी गई तो आप यही आंसर उसमें भी लिखोगे जिसमें चरित्र चित्रण में भी लिखना है। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, भक्तिन पाठ का सारांश लिखिए। भक्तिन पाठ में लेखिका ने अपनी सेविका भक्तिन के व्यक्तित्व का मार्मिक चित्रण किया है। भक्तिन एक ग्रामीण स्त्री है जो लेखिका की सेवा अत्यंत समर्पण भाव से करती है। वह सीधे साधे स्वभाव की निष्ठावान और परिश्रमी महिला है। वह लेखिका की हर छोटी बड़ी आवश्यकता क्या क्या रखती है, ध्यान रखती है। लेखिका उसके व्यवहार, भाषा और सेवा भाव से अत्यंत प्रभावित होती है। इस पाठ में सादगी, निष्ठा और मानवीय संवेदनाओं का सुंदर चित्रण मिला है। जो भक्तिन है वे सेवा भाव में हनुमान जी से क्या कर सकती है, प्रतिस्पर्धा कर सकती है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है लेखिका और भक्तिन के संबंधों का वर्णन कीजिए। यानी कि लेखिका और भक्तिन के बीच जो संबंध है हमें उसका वर्णन करना है। लेखिका और भक्तिन का संबंध स्वामिनी और सेविका का होते हुए भी अत्यंत आत्मीय है और भावनात्मक है। भक्तिन के प्रति श्रद्धा, प्रेम और समर्पण का भाव रखती है कौन, लेखिका। ठीक है। जबकि लेखिका भी उसके स्नेह, निष्ठा और सेवा भाव की प्रशंसा करती है। यानी कि जो भक्तिन है वो लेखिका के प्रति क्या रखती है, श्रद्धा का भाव रखती है, प्रेम का भाव रखती है और समर्पण का भाव रखती है। और लेखिका भी उसके प्रति क्या है, स्नेह यानी कि प्रेम, निष्ठा और सेवा भाव की प्रशंसा करती है। उनका संबंध औपचारिक ना होकर पारिवारिक और मानवीय संवेदना से परिपूर्ण है। अब जैसे कुछ कीवर्ड होते हैं कि जो प्रश्नों के उत्तर में आने ही चाहिए, वो बहुत ज़रूरी होते हैं जो आपको मार्क्स दिलाते हैं। तो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे निष्ठा और समर्पण, ये भाव आया था, शब्द आए थे सॉरी। सेवा भाव हो गया, सरलता हो गया, ग्रामीण जीवन हो गया, मानवीय संवेदना हो गया और इनके बीच कौन सा संबंध है, आत्मीयता का संबंध है। ठीक है। अब आप इन प्रश्नों को अवश्य से पढ़ें। अब देखिए एक प्रश्न ये बहुत पूछा जाता है कि लेखिका ने ऐसा क्यों कहा कि भक्तिन का दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ता। तो आपको इसमें पॉइंट बना के लिखना है। सबसे पहला पॉइंट था कि बचपन में ही क्या है, उसकी माता गुजर जाती है और जो उसका पालन पोषण करती है वो कौन करती है, उसकी सौतेली माँ करती है। दूसरा क्या है कि उसकी छोटी उम्र में शादी हो जाती है और शादी होने के बाद उसके पिता क्या है, बीमार हो जाते हैं और उनकी जो सौतेली माँ थी वो उन्हें नहीं बुलाती है। जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो जो भक्तिन थी वो अपने पिता का मुख भी नहीं देख पाती है। ठीक है। तीसरा क्या था कि उसकी एक के बाद एक करके 3 लड़कियां हो जाती हैं और ससुराल में उससे क्या है, अत्याचार सहना पड़ता है। उसके बाद वो अपने ससुराल वालों से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। अलग होने के बाद जब उसके जीवन में खुशहाली आई थी, ठीक है, उसकी बड़ी बेटी की शादी हो जाती है। ठीक है। उसका घर मतलब सुख सुविधाओं से भरने वाला था, तब तक उसके पति का क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। ठीक है। फिर अगला पॉइंट क्या आएगा, फिर वो क्या करती है, अपने 2 बेटियों को पालती है, फिर उन दोनों की शादी करती है और बड़ी वाली बेटी के पति को घर जमाई बना देती है। ठीक है। अब घर जमाई बनाने के बाद जो उन्होंने अपना बड़ा वाला दामाद घर जमाई बनाया था उसकी भी कुछ समय बाद क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यानी कि जीवन में खुशी आते आते क्या रह जाती है, कुछ ना कुछ
हो जाता है। उसके बाद फिर उसकी बेटी पर आरोप लगाया जाता है, पंचायत में फैसला किया जाता है और एक तीतरबाद से उसकी शादी करा दी जाती है, जो कुछ भी काम नहीं करता था। ठीक है। अब जब उसकी शादी हो जाती है तो वो लड़का कुछ काम नहीं करता था और ऐसे करके उनके घर की आर्थिक स्थिति क्या होने लगी, ख़राब होने लगी। अब एक बार साहूकार ने क्या है, जब वो कर्जा नहीं लौटा पाई, ब्याज नहीं दे पाई, तो साहूकार ने क्या कर दिया, उसे धूप में खड़े होने की सज़ा दे दी। और वो उसको मतलब ये बहुत मतलब स्वाभिमानी महिला थी। ठीक है। और उसे लगा कि नहीं, ये तो मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, तो उसने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए वो क्या है, उसने सोचा कि मैं कहाँ चली जाती हूँ, शहर नौकरी करने के लिए चली जाती हूँ और मैं पैसा कमाऊँगी। ठीक है। तो ये सब क्या है, उसके जीवन में दुर्भाग्य ही है। ये सारी चीज़ें क्या है, मतलब सही होती है फिर से खराब हो जाती है। ठीक है। तो इसमें आपको इस प्रश्न में आपको ये आंसर लिखना है। फिर दूसरा प्रश्न है, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। लेखिका कहती है, लेखिका मानती है भक्तिन अच्छी है, लेकिन उसमें क्या है, मतलब ये कहना बड़ा कठिन होगा कि उसमें दुर्गुणों का अभाव है, नहीं है, मतलब ये कहना कठिन होगा, नहीं है आएगा यहाँ पे। ठीक है। तो पहली चीज़ उसने कहा कि जब वो जैसे कॉलेज से आती है, कॉलेज से आने के बाद वो क्या करती है, कुछ पैसे जैसे खुले पैसे वो इधर उधर रख देती है। तो जो भक्तिन होती है वो उन पैसों को उठा करके भंडार घर में हांडी में छिपा देती है। पहली चीज़, जब लेखिका उससे पूछती है तो वो लेखिका को क्या तर्क देती है, वो तर्क देती है कि वो पैसे तो मैंने बुरे समय के लिए संभाल के रखे हैं। तो लेखिका कहती है तुमने बिना पूछे लिए हैं। ठीक है, ये तो चोरी है। तो वो भक्तिन क्या कहती है, अपने घर में चोरी किस बात की। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या आएगा इसमें, जो भक्तिन थी वो हर थर्सडे को क्या काटती थी, अपने बाल काटती थी। ठीक है। अब लेखिका ने उससे बाल काटने के लिए मना किया, तो उसने क्या तर्क दिया कि जो सिद्ध सन्यासी होते हैं वे तीर्थ भी बाल कटवा के ही जाते हैं, यानी कि सिर मुंडवा करके तीर्थ जाते हैं। ठीक है। फिर तीसरा क्या है, लेखिका ने कहा कि तुम्हें पढ़ लेना चाहिए, थोड़ा बहुत तुम्हें साइन वाइन करना आना चाहिए। तो उसने इस पर भी तर्क क्या दिया, वो वो अपने हिसाब से दूसरे को ढालना जानती है, लेकिन दूसरे के हिसाब से ढलना नहीं चाहती है। तो उसने क्या तर्क दिया इस बात पर कि अगर हम दोनों ही पढ़ने लिखने लग जाएंगे तो फिर घर का काम कौन संभालेगा, इसलिए आप पढ़ो और मैं घर को संभालती हूँ। ठीक है। चौथी चीज़, जब वो गांव से आई थी और वो गांव का खाना बना रही थी, तो लेखिका ने उसे कहा था विश्वविद्यालय जाने से पहले कि भाई आपको नाश्ते में सब्जी बना देनी चाहिए थी ना। उसने सिर्फ दाल और रोटी दे दी, मोटी रोटी बना करके। तो भक्तिन ने उस पर भी तर्क दिया। उसने ये नहीं कहा कि मैं कल से ऐसा कर लूँगी, उसने क्या कहा कि मैंने गुड़ की चटनी बनाई है, आप उसमें रोटी खा लो। ठीक है। तो वो क्या करती है, अपने हिसाब से दूसरे को ढाल देती है। तो इसमें प्रश्न ये भी था ना कि लेखिका ने स्वयं कहा था कि मैं भक्तिन को तो नहीं बदल पाई, लेकिन मैं भक्तिन के साथ रह रह करके क्या बन गई हूँ, देहाती बन गई हूँ। क्योंकि वो उनका खाना पीना जिस तरीके से भक्तिन बनाती थी, गांव वाला खाना, वो खाने लग गई थी, उसकी जैसी बोली बोलने लगी थी। उसने कहा था ना कि भक्तिन उसे ए करके बोलती है, तो वो भी क्या कह रही है कि मैं भी ऐसा ही कुछ बोलने लग गई थी। तो इसलिए उसने कहा कि मैं क्या है, देहाती बन गई थी। ठीक है। तो ये इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो बोर्ड परीक्षा में अभी तक ज़्यादातर पूछे गए हैं और ये आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कीजिए, अच्छे से याद कीजिए। अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ने के बाद इन प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। ठीक है। धन्यवाद।